बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप का जिक्र किया था। अब नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स की टाइप की तरफ जा रहे हैं। उस टाइप का नाम है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। अब देखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए दो चीज़ों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी बात हमारी पूरी नहीं होती तो हम लोग दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ इक्वल मैट्रिक्स, तो देखिए हम कहेंगे टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। क्या कहा? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। अब दो कंडीशन, फर्स्ट हो गई इफ इट्स ऑर्डर इज सेम, कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या हमारे पास, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। ऑर्डर का भी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। तो देखें, अब आपको इस बात का अंदाजा है कि मैट्रिसेस में ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो देखें हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखें, जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई, मैंने लिखा हुआ एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दरमियान में इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। और एक और एग्जांपल लिखी, एक मैट्रिक्स इस तरफ लिखा हुआ, एक मैट्रिक्स इस तरफ लिखा हुआ, और दरमियान में नॉट इक्वल टू का साइन लगाया हुआ। अब देखें कि मैं ये देख रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूं, इसमें दो रोज है और दो कॉलम है, और अगर मैं इसको देखता हूं, इसमें भी दो रोज है और दो कॉलम है। तो पहली बात हमारी पूरी होगी कि इनका ऑर्डर तो हो गया हमारे पास, क्या सेम हो गया। अब सेकंड चीज है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, इसमें आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है कि देखें कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होना चाहिए, और चौथा एलिमेंट हमारे पास चौथे के इक्वल होना चाहिए। जब तमाम के तमाम एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के तरतीब के लिहाज से इक्वल होंगे और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होगा, तो हम लोग ये कह देंगे कि दोनों मैट्रिसेस क्या आपस में इक्वल है। तो इस फर्स्ट केस में तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब सेकंड एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूँ और इस मैट्रिक्स को देखता हूँ, इसमें क्या चीज है कि जो एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं वही एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स में भी लिखे हुए हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। अब देखिए बात क्या है कि मैं देखता हूँ कि क्या इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। जी देखिए, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आ गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे 4 लिखा हुआ, और जो मैट्रिक्स इस तरह लिखा हुआ, इस जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और इधर देखता हूँ इधर 3 लिखा हुआ है और इधर 4 लिखा हुआ है। क्या किया मैंने, जानबूझ के इन दोनों की आपस में जगह को चेंज कर दिया ताकि आपको डेफिनेशन सही तरीके से समझ आ जाए। कि हमने कहा कि दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम तब होते कि जब यहाँ पे भी 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 4 होता तो यहाँ पे भी 4 होता। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि देखो जी कि जो एलिमेंट्स पहले में लिखे हुए हैं वही एलिमेंट्स बाद में लिखे हुए हैं, बस उनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज है। तो इस तरह हम लोग कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इधर देखिए दो मैट्रिक्स दरमियान में इक्वल टू का साइन, तो दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए, ये इक्वल है। जबकि इन दोनों मैट्रिसेस को लिखा हुआ मैंने और दरमियान में किस चीज का साइन लगाया, नॉट इक्वल टू का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखें इस तरह के ना हमारे पास दो क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन तो 3 है इस चैप्टर में, एक हमारे पास अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और एक इसी तरह का हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मिलते हैं और इस डेफिनेशन के मुताबिक है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों पहले साथ ही करवा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर आप बोर्ड्स के पेपर उठा के देखें, अक्सर आपको बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन नजर आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों ने इसको बड़े तवज्जो से सीख लेना है। अब देखें, अब हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। तो देखें, एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि देखें कि जब कभी भी पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी तो आप लोगों ने उसके साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। डेफिनेशन हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, उसको डिफाइन कर देंगे और साथ में एग्जाम्पल लाजमी लिखने आप लोगों ने। एग्जामिनर ने आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, आप लोगों ने लाजमी डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल को लिखना है। हाँ, एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर किसी भी डेफिनेशन की एग्जाम्पल आपको नहीं आती
कि किसी कोई डेफिनेशन आप लोगों ने याद की, आपको उसकी एग्जांपल नहीं आती, तो देखिए गलत एग्जांपल नहीं देनी कि हम लोग कहें कि हम लोगों ने एग्जांपल तो दी है ना, बेशक गलत है, तो ऐसे नहीं करना, इससे बैड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल जो देनी है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट एग्जांपल देनी है, जिसकी हम लोग पेपर से पहले काफी प्रैक्टिस करके जा चुके होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि उसने कहा हमें, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं बुक में, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए इसमें जो दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ए वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और एक बी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें ये दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और दरमियान में उसने खुद इक्वल टू का साइन लगा दिया कि उसने हमें बता दिया कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या, कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो जब मैंने कहा बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो देखिए इसका मतलब होगा कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस तरफ पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास, a + 3, और राइट साइड पर अगर मैं देखता हूँ तो पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास, -3 लिखा हुआ है। सेंटर में हम लोग लाइन लगा देंगे। अब देखें 4 4 के इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं, 6 6 के इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं। तो एंड पे देख रहे हैं हम लोग कि b-1 किसके इक्वल होगा, फिर b-1 इज इक्वल टू 2। समझ आई। सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि भाई देखें पहला एलिमेंट पहले के इक्वल के a + 3 इक्वल टू -3, और मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ b-1, और दूसरे मैट्रिक्स में इसी जगह पर देखूंगा क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 2 लिखा हुआ है। तो मैंने कह दिया b-1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग a की और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया a इज इक्वल टू -3, तो पहले का लिखा हुआ है, ये +3 को जब मैं उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, -3। अब आप देखें कि हमें इस बात का पता है कि दो वैल्यूज माइनस की हो तो दोनों होती प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, तो -3 अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे और इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, -1 इस तरफ से आकर क्या हो जाएगा, +1, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने अपने a की और b की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देख लेना है और साथ में आप लोगों ने इसको अपने नोट्स पे भी जुबानी कर लेना है। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। जो रिव्यू एक्सरसाइज में है वो इंतहाई सिंपल है, लेकिन जो हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल वो भी नहीं है, आसान वो भी है। बस हम लोग जब तवज्जो देंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें फिर मुश्किल नहीं होगी। तो ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा, हमारा एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो वो इंतहाई सिंपल है। उसमें हमें कहा कि आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो आप लोगों ने देख लेना हर मैट्रिक्स को, जिन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है उसको हम लोग कह देंगे इक्वल मैट्रिक्स, और जो सेम नहीं होगा उसको हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा कि बताएं कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, और साथ में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं बुक में उसने, और दरमियान में इक्वल टू का साइन है। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी। हमने क्या करना है, हमने इन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने लिख दिया सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि दो मैट्रिसेस कब सेम होंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो। तो देखिए यहाँ से हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब देखें लाजमी नहीं है कि सबसे पहले मैं यही कहूँ कि a + c 0 के इक्वल है, ऐसे नहीं है। हम लोगों ने देखना है कि जैसा हम लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होगा वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखें जब मैंने कह दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो देखें मैं क्या कहूँगा, मुझे जो इंतहाई सिंपल लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखें अगर मैं कह दूँ c-1 इक्वल टू 3, बिल्कुल मैं इन दोनों को इक्वल कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में c-1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। तो मैं कह दूंगा c-1 इज इक्वल टू 3।
अब देखिए मैंने सबसे पहले c माइनस वन इक्वल टू 3 क्यों कहा, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि c की वैल्यू निकालना इंतहाई आसान है। तो यहां से देखें ये c इज इक्वल टू 3 वैसे लिखा हुआ है, माइनस वन इधर जाकर क्या हो जाएगा +1, तो c किसके इक्वल आ गया मेरे पास 4 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने अपनी आसानी भी साथ साथ देखनी है किस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को इंतहाई सिंपल कर सकते हैं। अब देखें c माइनस वन इक्वल टू 3 करके मैं c की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे नजर ये आ रहा है कि मैं ये देख रहा हूं कि 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इन दोनों को भी आपस में इक्वल कह सकता हूं, मैं a प्लस सी इक्वल टू 0 भी कह सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं a प्लस सी को 0 के इक्वल कह देता हूं, क्योंकि अब यहां से मेरे लिए a की वैल्यू निकालना इंतहाई आसान है। ठीक है, किस तरीके से अभी देखते हैं हम लोग। a प्लस सी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब देखें इसमें a का और c का जिक्र है, जबकि मैं c की वैल्यू निकाल के आ चुका हूं। आप अभी देख रहे हैं कि हमने c की वैल्यू निकाली थी। तो देखें, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा पुट c इज इक्वल टू 4। c इज इक्वल टू 4 मैंने कैसे कहा, क्योंकि मैंने अभी पीछे c की वैल्यू निकाली थी जो कि किसके इक्वल थे हमारे पास 4 के। तो यहां से देखें जब मैं c की जगह +4 पुट कर दूंगा तो ये हो गया a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें ये +4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब +4 इधर आकर -4 हो गया तो 0 खुद ब खुद हमारे पास खत्म हो गया। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -4 के इक्वल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास हम लोगों ने 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d कहता हूं। नाउ अब मैं कहता हूं 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d मैंने क्यों कहा, क्योंकि इधर ये इस पोजीशन पे लिखा हुआ था, तो 4d माइनस 6 अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल ही होगा, जो कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा बनता है, वो 2d बनता है। अब यहां से देखें मुझे क्या नजर आ रहा है कि 4d तो वैसे ही आ गया। अब यहां से देखें उस तरफ +2d लिखा हुआ था, ये इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास -2d, और -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। समझे, कोई भी चीज इक्वल टू की एक तरफ हो उसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 4d माइनस 2d, 4d में से जब हम 2d निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2d ही बचेगा। अब देखें d के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 इज इक्वल टू d। इन दोनों की मैं जब कटिंग कर दूंगा तो ये मेरे पास आता है 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब एक वैल्यू रह गई, मैंने c की वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब रह गई मेरे पास b की वैल्यू, जो कि b का जिक्र इसमें है। तो यहां से मैं कहूंगा नाउ a प्लस 2b किसके इक्वल होगा हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। कि देखें ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा -7 के इक्वल होगा। अब यहां से देखें मुझे क्या नजर आ रहा है कि मैंने इसमें से a की वैल्यू पहले निकाल के आ चुका हूं, तो मैं कह दूंगा पुट a इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -4। -4 कहां से आया हम पीछे निकाल के आए थे a की वैल्यू। तो यहां से देखिए -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, तो यहां से हो गया 2b इज इक्वल टू -7 पहले का लिखा हुआ है ना, -4 इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास +4 के इक्वल आ जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू -3 आ गया। अब b के साथ जो है ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b इज इक्वल टू -3/2, इसको -3/2 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास -1.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने a की b c और d तमाम की वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। तो एंड पे सबको मैं इकट्ठा करके भी लिख सकता हूं। मैं क्या कहूंगा 100 a किसके इक्वल आया मेरे पास -4 के, b किसके इक्वल आया मेरे पास -1.5, c किसके इक्वल आ गया मेरे पास +4 के, और d मेरे पास किसके इक्वल आ गया 3 के। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये देखें
ये मुश्किल नहीं था तो सिंपल ही, बस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से। बस ये है कि इसमें एक से ज्यादा अल्फाबेट्स का जिक्र है। जो हम लोगों ने रिव्यू एक्सेस का क्वेश्चन किया था वो उसमें इंतहाई सिंपल था, उसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी थी, लेकिन इसमें हम लोगों ने 4 वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। अब हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे पास है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखता हूँ तो उसमें उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं और सिंपल उसने हमें कहा है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी थी उनको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी। कि उसने हमें ये मैट्रिक्स दे दिए हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये उसने 5 मैट्रिक्स दिए। उसने कहा आपने इन तमाम मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने इन तमाम मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उसने हमें ए मैट्रिक्स दिया था, तो मैंने क्या कह दिया, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका इंतहाई आसान है। हम लोगों ने डेफिनेशन भी की थी कि हम लोगों ने कहा था कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है। अब ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ए इज इक्वल टू +1 की जगह क्या आएगा, -1। जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता और -1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, +1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड कर दिया। ठीक है, अब बी वाले को देखें। इसमें भी हम लोग ऐसे लिखेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। तो बी की जगह क्या आएगा मेरे पास, -b। +3 की जगह क्या आएगा, -3। +2 की जगह क्या आएगा, -2। -1 की जगह क्या आएगा, +1। और +1 की जगह क्या आएगा मेरे पास, -1। तो इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अगर मैं सी वाले को देखता हूँ तो सी की जगह क्या आएगा, -c। +2 की जगह -2। +3 की जगह -3। +6 की जगह -6 और +2 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। अब डी वाले को देखते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कि हम लोगों ने लिखा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी। तो डी की जगह क्या आ गया मेरे पास, -d। -3 की जगह +3। -4 की जगह +4 और +2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 और +5 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, -5 आ गया। अब देखें ई पार्ट की तरफ देखें। ई का जब मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ई की जगह क्या आएगा मेरे पास, -e आ गया। +1 की जगह -1। +2 की जगह -2। -5 की जगह +5 और +3 की जगह क्या आएगा मेरे पास, -3 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इन तमाम मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। तो क्या तरीका था हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस वाला होता है उसको माइनस कर देते हैं और जो माइनस वाला होगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। और याद रखना है कि जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आता, ना तो प्लस का साइन आता है और ना माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको अपने नोट्स में आप लोगों ने एक मरतबा कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहले हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे। जब डेफिनेशन हमें समझ आ जाएगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है मेरे पास, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है। तो पेपर में डेफिनेशन भी इस तरह आ जाती है, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी आपके सामने लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय। एक मैट्रिक्स है जो कि हमें हासिल होता है कैसे, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। रोज को कॉलम में चेंज करने का मतलब क्या, जो फर्स्ट रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। कहता और एक बात तो ये होगी, दूसरी तरफ से कहता और कॉलम इनटू रोज, दोनों में से
एक काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, तो इसलिए इसने दरमियान में और का वर्ड यूज किया, मतलब या कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोगों ने उसके ट्रांसपोज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, बच्चे इस और की जगह ना एंड लिख देते हैं, तो एंड नहीं लिखना आप लोगों ने, और ही लिखना है। समझ आई ना कि हम लोग दोनों काम नहीं करने, जब एक काम करेंगे तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हुआ होगा, पहले से हुआ होगा। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी इसकी हम ना एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ट्रांसपोज लेने के लिए क्या किया, मैंने a के ऊपर भी स्मॉल टी लिख दिया और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी मैंने स्मॉल टी लिख दिया। तो देखिए a के ऊपर t तो बाकी रहेगा ताकि पता लगे कि ये a का ट्रांसपोज है। इस मैट्रिक्स के ऊपर t लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। जब ये खत्म होगा तो उससे क्या होगा हमारे पास कि फर्स्ट रो में लिखा हुआ था 1 3, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूंगा। सेकंड रो में लिखा हुआ था 2 4, इसको मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब दूसरी तरफ देखें कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली देखें जो पहला कॉलम था वो रो बन गया हुआ है और जो दूसरा कॉलम था वो क्या बन गया हुआ है, हमारे पास दूसरी रो बन गया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने कहा था फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखें ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने से। तो क्या करूंगा, ए के ऊपर भी स्मॉल टी लिख दूंगा और जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर भी मैं स्मॉल टी लिख दूंगा। तो क्या होगा, यहां से ए के ऊपर टी तो वैसे ही रहेगा और जो ये मैट्रिक्स है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ए कॉलम था ना तो इसको मैं रो में चेंज कर दूंगा। तो देखें इस तरह हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब सेकंड देखें, इसमें भी इसी तरह से कहेंगे हम लोग टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से देखें इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, स्मॉल टी लिख दिया, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखें इसमें एक रो थी तो इस रो को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये कॉलम में कैसे होगा, 5 1 और -6 आ गया हमारे पास। समझ में बात ही नहीं। अब देखिए सिमिलर इसी तरह हम लोग, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कि हम लोगों ने पहले मैट्रिक्स लिखा और इसके ऊपर ट्रांसपोज, मैंने कहा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सी के ऊपर भी स्मॉल टी आ गया और जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर भी स्मॉल टी आ गया। तो यहां से मैं कहूंगा सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखें क्या होगा, यहां से जो पहला कॉलम था इसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 2 3, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में हम लोग चेंज कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो याद रखना कि जब हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल लेना है तो मैट्रिक्स के ऊपर जो स्मॉल टी लिखा हुआ था ना इसको हम लोगों ने नहीं लिखना। अब देखें मैंने कहा था कि एक काम करेंगे तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली हुआ होगा। मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में। दूसरी तरफ देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चली गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब डी वाले को देखें, इसमें भी मैंने यही काम किया, मैंने कहा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो डी के ऊपर भी स्मॉल टी आ जाएगा इक्वल टू 2 0 3 5, इसके ऊपर भी हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल टी लिख देंगे। तो ये आगे डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और जो सेकंड रो है उसको हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने अपने इस मैट्रिक्स को भी हम लोगों ने कर लिया। ई वाले को देखें, इसमें भी यही काम कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ई के ऊपर भी मैंने क्या लिखा, स्मॉल टी लिख दिया और ये जो साथ मैट्रिक्स लिखा हुआ था इसके ऊपर भी हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल टी लिख देंगे। तो यहां से देखें ई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या होगा, यहां से जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी और जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहां से देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और जो सेकंड रो थी उसको मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखें एफ वाले को देखें, इधर भी यही काम, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। एफ के ऊपर भी स्मॉल टी लिख दूंगा और जो साथ मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर भी मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल टी लिख दूंगा। तो यहां से देखें एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और जो सेकंड रो है इसको हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है। बस देखिए मैथ में असल में मुश्किलात नहीं आती अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी तवज्जो दिखा देते हैं और इसको साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, साथ साथ इसके आप लोग नोट्स बनाते रहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग करेंगे और उसके साथ हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उसने में दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखें ए मैट्रिक्स उसने दे दिया, उसने कहा इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज, उसका फिर से ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो दोनों क्वेश्चन इंतहाई सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उसने एलिमेंट्स को चेंज किया हुआ है। तो देखते हैं इसको हम लोग। मैंने लिखा सोल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और तो साथ मैंने कह दिया टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहाँ से ए के ऊपर स्मॉल टी लिखा इक्वल टू 1 0 2 1, इसके ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल टी। तो क्या हुआ यहाँ से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको जो मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखा हुआ है इसको खत्म कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब चूंकि जो हमने वेरीफाई करना है उसमें 2 मरतबा ट्रांसपोज है, तो मैं यहाँ पे फिर कहूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्या कहूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से देखें क्या होगा, ए के ऊपर ट्रांसपोज तो पहले का लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा के मैं दूसरी मरतबा फिर लिख दूंगा। यहां पे भी ऐसे ही 1 2 0 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी स्मॉल टी आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या होगा, फर्स्ट इस ट्रांसपोज को खत्म कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, ए ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है 1 2 0 1। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं 1 2 0 1, ये किसके इक्वल है, हमारे पास ए के इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स की जगह मैं इसका नाम जो हमारे पास ए था उसको लिख दिया। तो देखें हम लोगों ने यही चीज वेरीफाई करनी थी कि इस मैट्रिक्स का 2 मरतबा ट्रांसपोज देंगे तो वो वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंड पे, विच इज ओवर रिक्वायर्ड, विच इज ओवर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें उसने बी लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन लिखा, मैंने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया और साथ मैंने कह दिया टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बी लिखा, इसके ऊपर स्मॉल टी आ गया, 1 2 1 0, इसके ऊपर भी मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट इस ट्रांसपोज को खत्म कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी और सेकंड रो मेरे पास सेकंड कॉलम में आ जाएगी। अब देखें जो मैंने वेरीफाई करना है उसमें भी 2 मरतबा ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं फिर से कहूंगा नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्या मैं फिर से क्या करूंगा, दोनों तरफ का ट्रांसपोज दे दूंगा। तो देखिए बी के ऊपर स्मॉल टी पहले से लिखा हुआ था, ब्रैकेट लगा के इसकी पावर में एक दफा फिर से मैं क्या लिख दूंगा, ट्रांसपोज लिख दूंगा। और यहाँ पे देखें 1 1 2 0 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, फिर से मेरे पास स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बी ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस स्मॉल टी को मैं खत्म कर दूंगा। जब ये स्मॉल टी खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट रो किस में चली जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो किस में आ जाएगी मेरे पास, सेकंड कॉलम में। तो यहां से देखें बी ट्रांसपोज
इसका फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1 1 2 0, और मेरे क्वेश्चन में 1 1 2 0 किसके इक्वल है, कैपिटल बी के इक्वल, यानी कि जो इसका नाम है। तो यही हम लोगों ने वेरीफाई करना था कि बी का ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया मेरे पास, बी के। तो मैं क्या कहूंगा, विच इज ओवर रिक्वायर्ड, विच इज ओवर रिक्वायर्ड, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास, हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, चैप्टर में 1 स्टार्ट किया हुआ था, इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, कोई भी चीज आप लोगों ने पूछनी है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जो है ना आंसर कर दिया जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से सीखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वही बात जो एंड में मैं आपसे कहता हूँ हर दफा, कि कोई भी मैथ का काम है, इसको एक दफा आप लोग रफ वर्क में नोट करें, और फिर बाद में आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ें, देखें, तवज्जो करें, और उसके बाद इसको आप लोगों ने अपने नोट्स पे जुबान नहीं लाजमी करना है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।